बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी एक ऐसी टेक्निक है जिसके अंदर हमने सब्सटेंसेस को सेपरेट करना है। इसके अंदर पेपर यानी क्रोमेटोग्राफिक सॉल्वेंट, स्टेशनरी फेज और लिक्विड जो है वो हमारे पास मोबाइल फेज होता है। इसका मैकेनिज्म देखो, ये ज़्यादातर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी माना जाता है। स्टेशनरी फेज इसमें पेपर है और इसके अंदर मोबाइल फेज है वो लिक्विड सॉल्वेंट है। पेपर में आपने याद रखना है सेलुलोज फाइबर्स होते हैं जिसके ऊपर वाटर चिपका होता है और वो मतलब वाटर एब्जॉर्प्शन के जरिए सेलुलोज पर होल्ड होता है। मोबाइल फेज जो लिक्विड सॉल्वेंट होता है वो पेपर के ऊपर मूव करता है। अब ये जो सब्सटेंसेस वाटर है ना, ये स्टेशनरी फेज है और जो हमारे पास सॉल्वेंट है वो मोबाइल फेज है। इनके दरमियान हमने पार्टीशन हो जाती है। जो सब्सटेंसेस सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं वो ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करते हैं। इसके अंदर फैक्टर्स याद रखो, 3 फैक्टर्स आते हैं: एड्जॉर्प्शन, नॉन आयनिक इंट्रैक्शन और नॉन एक्सचेंज इफेक्ट। सेपरेशन सिर्फ पार्टीशन की वजह से नहीं होती बल्कि कुछ चीज़ें हैं जो रोल प्ले करती हैं, वो ये हैं एब्जॉर्प्शन, नॉन आयनिक इंट्रैक्शन और आयन एक्सचेंज इफेक्ट। एब्जॉर्प्शन वो 5 फेज का कुछ कंपोनेंट पेपर पर एब्जॉर्ब हो जाता है। नॉन आयनिक इंट्रैक्शन न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंट्रैक्शन कराता है। आयन एक्सचेंज इफेक्ट यानी चार्ज सब्सटेंसेस के पेपर की चार्ज ग्रुप के साथ इंट्रैक्शन। ये इसलिए पेपर सिर्फ इनर्ट स्पॉट नहीं होता बल्कि एक सेपरेशन में एक्टिव रोल प्ले करता है। इसकी आप एक छोटी सी समरी माइंड में रखो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी एक सेपरेशन टेक्निक है जिसके अंदर मोबाइल फेज जो होता है वो लिक्विड है और जब स्टेशनरी फेज है वो पेपर है। स्टेशनरी फेज असल में सेलुलोज पर एब्जॉर्ब वाटर होता है और जो सेपरेशन मेनली पार्टीशन की वजह से है, लेकिन एब्जॉर्प्शन, नॉन आयनिक इंट्रैक्शन और आयन एक्सचेंज इफेक्ट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आता है कि सैंपल किस तरह अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले तो मिक्सर जो है ना वो कैसे अप्लाई किया जाता है, वो एक सोल्यूशन की फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, सोल्यूशन की कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए? 0.1% होनी चाहिए। किस चीज़ से लगाया जाता है? ये माइक्रो पिपेट की मदद से लगाया जाता है ताकि जो एक्यूरेट स्पॉट लगे, कहीं भी स्प्रेड वगैरह ना हो, ज़्यादा ना हो। अमाउंट कंसंट्रेशन किस पर डिपेंड करती है? 2 चीज़ें माइंड में रखो। कौन सी? फर्स्टली कौन सी है? सैंपल कितना कम्प्लेक्स है, कितनी सब्सटेंस मिक्स है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट है डिटेक्शन सिस्टम की सेंसिटिविटी, कितना कम अमाउंट डिटेक्ट हो सकता है। ये 2 बातें कौन सी? सैंपल कितना कम्प्लेक्स है, दूसरा डिटेक्शन सिस्टम की सेंसिटिविटी। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है ये सब्सटेंस की रिक्वायर्ड सैंपल ऐसा होना चाहिए कि कंप्लीटली माइग्रेट करे और कोई रेजिड्यू ना छोड़े, पेपर को डैमेज ना करे। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर सैंपल सॉलिड है, जैसे कि ऑयल्स हैं, बायोलॉजिकल सेल्स हैं, टिश्यू मटेरियल्स हैं, इन्हें पहले क्या किया जाता है? मेसिडेट किया जाता है यानी क्रश किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है अच्छे से। किसी स्टैंडर्ड एक्सट्रैक्शन मेथड के जरिए एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे कि ये सॉक्साइड एक्सट्रैक्शन आ जाती है। बायोलॉजिकल फ्लूइड, बहुत से इंपॉर्टेंट सैंपल जैसे कि यूरिन हो गए, दूसरे बायोलॉजिकल फ्लूइड हो गए, ये पहले से ही एक्वस मीडियम में होते हैं, इसलिए ये डायरेक्ट यूज़ किए जा सकते हैं। अब इसकी एक छोटी सी समरी याद रखो कि पेपर क्रोमेटोग्राफी में जो सैंपल को 0.1% सोल्यूशन में हमने लेना है और ये माइक्रो पिपेट की मदद से हमने पेपर पर अप्लाई करना है। सैंपल ऐसा होना चाहिए कि जो पेपर को डैमेज ना करे, पूरी तरह से माइग्रेट करे। और सॉलिड सैंपल को पहले एक्सट्रैक्ट कराया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं बायोलॉजिकल फ्लूइड जो ऑलरेडी ही एक्वस होते हैं तो उन्हें एक्सट्रैक्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती। हमारे पास नेक्स्ट आता है डिसाल्टिंग या ये सैंपल प्रिपरेशन कह लो। इसमें सबसे पहला पॉइंट याद रखो कि एक्सट्रैक्शन का इशू आता है, यानी सैंपल प्रिपरेशन के जो दौरान एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं वो सिर्फ रिक्वायर्ड सब्सटेंसेस के लिए नहीं होते बल्कि मैट्रिक्स के अंदर और भी बहुत से अनवांटेड सब्सटेंसेस के साथ एक्सट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट है कि बायोलॉजिकल सैंपल्स का इशू आता है, जैसे बायोलॉजिकल मटेरियल अगर ज़्यादा क्वांटिटी में है तो क्रोमेटोग्राफी के लिए नुकसानदायक यानी डेलेटेरियस हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल एक्सट्रैक्ट हो गया, यूरिन हो गया, न्यूट्रलाइज प्रोटीन, हाइड्रोलाइसेट हो गया, शुगर्स हो गया, इन सब में काफ़ी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यानी साल्ट्स, आयंस प्रेजेंट होते हैं। जब ह्यूमन अमाइनो एसिड या शुगर्स एनालाइज कराते हैं ना तो इनऑर्गेनिक जो चीज़ें हैं वो इंटरफेरेंस करती हैं। साल्टिंग आप याद रखो कि साल्टिंग क्या है? साल्टिंग में आप याद रखना है कि सैंपल से इनऑर्गेनिक साल्ट्स को और आयनिक सब्सटेंसेस को निकालना, और इस प्रोसेस को कहते हैं साल्टिंग। अब बहुत ज़रूरी बात यह है कि साल्टिंग से इस तरह होनी चाहिए कि ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे कि अमाइनो एसिड्स और शुगर्स डैमेज ना हो। हमने उसमें से जो चीज़ें निकालनी है वो निकाल ले, लेकिन हमारे जो इनऑर्गेनिक चीज़ों को निकालना है, लेकिन जो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है उनको डैमेज नहीं करना। डिसाल्टिंग का मेथड क्या होता है? डिसाल्टिंग ना 3 मेथड से की जाती है। इलेक्ट्रोलाइट मेथड हो गया, आयन एक्सचेंज मटेरियल हो गया, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन हो गया। अब जो इलेक्ट्रोलाइट मेथड है हमारे, इसके अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करना होता है ये आयंस को सेपरेशन करने के लिए। आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है? आयन एक्सचेंज रेजिनेंस यूज़ होते हैं, जैसे कि कॉलम टेक्निक में 0 कर्ब 225 रेजन्स, और इलेक्ट्रो डायलाइसिस आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन के साथ होता है। ये मेथड जो है ना ज़्यादा पॉपुलर है, जनरली इफेक्टिव और कन्वेनियंट भी है, लेकिन मिशू कहाँ आता है कि इसका ऑपरेटर्स बहुत ज़्यादा महंगा है। और सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन कभी कभी तो नॉन आयनिक सब्सटेंसेस की डिसाल्टिंग के लिए यूज़ होती है। अब कौन सा मेथड चूज़ करना चाहिए? इनमें देखो कि मेथड का जो चूज़ डिपेंड करता है कि अवेलेबल ऑपरेटर्स पे और सब्सटेंसेस की इलेक्ट्रोकेमिकल नेचर पे कि आयनिक है या नॉन आयनिक है। ऑर्गेनिक इंटरफेरेंस, जो सब्सटेंसेस अगर कोई ऑर्गेनिक अनवांटेड सब्सटेंसेस इंटरफेयर कर रही हैं इन्हें रिमूव किया जा सके, और यानी एक्सट्रैक्शन से और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इसमें सॉल्वेंट्स। मोबाइल सॉल्वेंट
अब इसमें देखो सॉल्वेंट्स में मोबाइल सॉल्वेंट्स क्या होते हैं। मोबाइल सॉल्वेंट आमतौर पर मिक्सचर होता है जिसमें एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है, बहुत से एडिटिव्स शामिल होते हैं जैसे एसिड, बेसिस और कम्प्लेक्सिंग एजेंट्स। और इन एडिटिव्स का जो पर्पज़ है कुछ सब्सटेंसेस की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करना। इसमें ऑक्सीडेंट्स होते हैं, कभी ऑक्सीडेंट्स जो ऑक्सीडेंट्स है वो स्टेबिलिटी को कम करते हैं सब्सटेंसेस की। और इलिमेंट्स का सिलेक्शन, इलिमेंट्स का चूज़ ज़्यादातर एम्पायरिकल यानी ट्रायल और एरर होता है। ये डिपेंड करता है कि मिक्सर कितना कम्प्लेक्स है, सोल्यूट हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है। हमारे पास नेक्स्ट आता है कि आइडियल सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। आइडियल सॉल्वेंट की रिक्वायरमेंट्स में पहला तो आपने याद रखना है चीप होना चाहिए, दूसरा कि हाई प्योरिटी में अवेलेबल हो, तीसरा आइसोमेरिक्स मिक्सचर्स अवॉइड किए जाएं जैसे कि जाइलिन, पायरिडीन, होमोलोगोस और पेट्रोल, क्योंकि इनकी जो कंपोजिशन है ना वो वेरिएबल होती है। मेटल ट्रेस ना हो, थोड़ी सी भी मेटल अगर इम्प्योरिटी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को डिस्ट्रॉय करती हैं तो अवॉइड करो। फ्लो रेट टेम्परेचर से ज़्यादा इफेक्टिव ना हो ताकि जो रिप्रोड्यूसिबल रिजल्ट्स हैं वो मिल सकें। ज़्यादा वोलेटाइल ना हो, क्योंकि जो क्रोमेटोग्राफी से पहले इक्विलिब्रियम ज़रूरी होता है। ज़्यादा वोलेटाइल सॉल्वेंट जल्दी से एवापोरेट हो जाते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट आता है कि डेवलपमेंट टेक्निक्स आते हैं। इसमें डिसेंडिंग डेवलपमेंट फर्स्टली है। इसमें क्या होता है कि मोबाइल फेस ऊपर की तरफ मूव करता है यानी अपवर्ड, और ये कैपिलरी एक्शन होता है इसके अंदर। सैम्पल पेपर का जो है ना वो नीचे से स्टार्ट होता है, ठीक है, नीचे से स्टार्ट होता है। ये बहुत कॉमन मेथड है। जो डिसेंडिंग डेवलपमेंट हमारे पास आती है वो उसमें मोबाइल फेस नीचे की तरफ मूव करता है यानी डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ। ये भी कैपिलरी एक्शन है और ग्रेविटी का फोर्स पे लगता है। ये यूज़फुल है जब लॉन्ग पेपर स्ट्रिप चाहिए या फिर सॉल्वेंट फ्लो ज़्यादा यूनिफॉर्म चाहिए। हमारे पास आगे आ जाता है रेडियल डेवलपमेंट। ये रेडियल और सर्कुलर जो डेवलपमेंट है ये दोनों सेम सेम ही है। ये दोनों में ही कह लो कि सर्कल शेप का पेपर होता है। दोनों के अंदर ही जो मोबाइल फेस है वो सेंटर से अप्लाई किया जाता है और दोनों की ही जो मोबाइल फेस डायरेक्शन है ना वो मूव करती है प्लेन पैरेलल टू अर्थ। नेक्स्ट हमारे पास है जो रेडियल में ये पॉइंट है कि 1.5 सेंटीमीटर मतलब दूरी पर सेंटर के अराउंड लगाया जाता है। स्पोर्ट्स स्प्रेड सर्कल के रेडियस के अलोंग होता है। और जो सर्कुलर डेवलपमेंट आपने याद रखना है कि इसमें जो एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ सप्लाई पर लगाया जाता है तो डिफरेंट होता है रेडियल डेवलपमेंट में। मेनली कहाँ पे, जब सैम्पल एप्लीकेशन पोजीशन में आप ये याद रख लेना कि सैम्पल एप्लीकेशन पोजीशन में सर्कुलर जो होता है ना वो रेडियल डेवलपमेंट से थोड़ा डिफरेंट है। हमारे पास 2 डायमेंशनल डेवलपमेंट आ जाती है जो इसमें ना 2 अलग अलग मोबाइल फेस यूज़ होते हैं, 2 डिफरेंट डायरेक्शन में डेवलप करते हैं। और जो पर्पस इसका ना कम्प्लेक्स मिक्सचर को सेपरेशन करना होता है। और इस एग्जांपल में आता है अमाइनो एसिड्स जो इंपॉर्टेंट हाइड्रोलाइसेट्स में, और जो शुगर्स हैं वो समझ लो कि ओलिगो ग्लाइकेन हाइड्रोलाइसेट्स में। स्पोर्ट्स अलग डायरेक्शन में डेवलप होते हैं, बेटर ये सेपरेशन है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि डिटेक्शन ऑफ द कंपोनेंट इन द पेपर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी के बाद सब्सटेंसेस कलर या कलरलेस हो सकते हैं। इनका डिटेक्ट करना अलग तरीके से होता है। अगर तो वो कलर्ड में है, ठीक है, कलर्ड सब्सटेंसेस है। अगर सब्सटेंसेस ऑलरेडी कलर्ड है तो क्रोमेटोग्राफी पर क्लियरली विजिबल होता है। एग्जाम्पल स्पॉट एज आ पैचेस अपेयर एट द एंड ऑफ द रन, मतलब एंड की तरफ अपेयर होता हुआ पैचेस नजर आएगा स्पॉट जो है, और ये सिंपल ऑब्जर्वेशन से डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन जो कलरलेस सब्सटेंसेस है ना, अगर कलरलेस सब्सटेंसेस तो फिजिकल केमिकल मेथड के जरिए से डिटेक्ट किया जाता है। फिजिकल मेथड में क्या होता है कि यूवी डिटेक्शन क्रोमेटोग्राफी को यूवी लाइट 254 नैनोमीटर से इरेडिएट किया जाता है। वो कंपाउंड्स जो कि यूवी एब्जॉर्प्शन करता है डार्क स्पॉट के रूप में दिखाता है पहले पर्पल बैकग्राउंड पर। कभी यूवी लाइट जो है ना फ्लोरेसेंस इंड्यूस भी करता है इमीडिएटली, फॉर एग्जांपल एनिसाइडिन, और आफ्टर फ्यू मिनट्स के बाद जो आर्गोड एल्कलॉइड्स हैं, शॉर्टर वेवलेंथ लाइट, सिनामिक एसिड डेरिवेटिव्स, अम्पिक एसिड, फिरूलिक एसिड और कोमेरेंट्स। हमारे पास इसमें जो केमिकल डिटेक्शन मेथड है ना, केमिकल रिएजेंट्स हैं वो लोकेटिंग एजेंट्स यानी कोमेजेनिक एजेंट्स यूज़ किए जाते हैं। 2 टाइप्स हैं इसकी फर्दर, नॉन स्पेसिफिक एजेंट आ जाते हैं और स्पेसिफिक एजेंट आ जाते हैं। वाइड वैरायटी ऑफ द ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक की बात करें कि वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करते हैं। एग्जांपल में आप याद रखो कि आयोडीन वेपर्स हैं ब्राउन स्पॉट देते हैं विद ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ। आयोडीन वेपर्स ब्राउन स्पॉट देते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के साथ। 1% जो के अमीनो4 सोल्यूशन है वो येलो पेल स्पॉट ऑन दी पिंक बैकग्राउंड के साथ। जो रोडानिन बी है और फ्लोरेसेंस बी यूज़ होता है। इसमें जो स्पेसिफिक रिएजेंट है सिर्फ पार्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के जो कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करता है। इसकी एग्जांपल में आता है डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन येलो स्पॉट देता है विद एल्डिहाइड कीटोन के साथ। लिंडहाइड्रन जो है उसका 1% जो वाटर सैचुरेटेड ब्यूटानॉल है वो पर्पल स्पॉट देगा अमाइनो एसिड्स के साथ, जो कि 5 to 10 मिनट्स के लिए हीट किया जाता है। उसका टेम्परेचर हमारे पास होता है 1 to 10 डिग्री सेल्सियस। और इसी की एग्जांपल में आता है ब्रोमो क्रिसोल ग्रीन, ये 0.05% होता है। ब्रोमोफिनॉल ब्लू येलो स्पॉट देता है ग्रीन बैकग्राउंड के साथ विद कार्बोक्सिलिक एसिड। और 3,5 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड 1% रेड स्पॉट देता है कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स के साथ। नेक्स्ट हमारे पास ये आरएफ वैल्यू आ जाती है कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय सोल्यूट
ओवर डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। ये इसका फॉर्मूला मेन चीज़ है, यानी ये कह लो कि सब्सटेंस, ये कंपेयर करता है सब्सटेंस की मूवमेंट और जो सॉल्वेंट की मूवमेंट है उसको कंपेयर करता है, और ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कंपाउंड्स के लिए यूज़ किया जाता है। और इसमें जो जो आर एफ वैल्यू है ना, हमेशा 2 पॉइंट्स के दरमियान 2 डेसिमल प्लेसेस तक एक्सप्रेस किया जाता है, यानी और इसमें जो है ना हमेशा 0 और 1 तक बीच होता है। अब हमारे पास नेक्स्ट, बस इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी नेक्स्ट हमारे पास इसकी एप्लीकेशन आ जाती है, यानी स्क्रीनिंग ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, फिनॉल, स्टीरॉइड्स। ये स्क्रीनिंग डिटेक्ट यूजफुल इन द प्लांट एक्सट्रैक्शन और नेचुरल प्रोडक्ट्स एनालिसिस के लिए। सेकंड, प्रिपरेटिंग क्रोमेटोग्राफी, कंपाउंड को आइसोलेट या प्यूरिफाई करने के लिए आरएफ वैल्यू कंपेयर करता है कि कंडीशन डिटरमाइन की जाती है। तीसरे में मेडिकल डायग्नोसिस, याद रखो कि यूरिन एनालिसिस फॉर द शुगर, डायबिटीज़ डिटेक्शन के लिए और अदर पैथोलॉजिकल कंडीशंस की डायग्नोसिस के लिए। फिर आ जाता है हमारी टॉक्सिकोलॉजी, यानी फोरेंसिक डिटेक्शन ऑफ द पॉइजन इन द बॉडी फ्लूइड हो गया, मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन में बायोलॉजिकल फ्लूइड्स का एनालिसिस, फार्मास्यूटिकल स्टडीज़ में स्टेबिलिटी स्टडीज़, ड्रग की शेल्फ लाइफ चेक करना अंदर डिफरेंट कंडीशंस यानी टेम्परेचर, पीएच, और काइनेटिक स्टडीज़ मॉनिटर करना कि रिएक्शन प्रोडक्ट में कन्वर्ट है या नहीं, और फार्माकोकाइनेटिक्स यानी ड्रग कंसंट्रेशन मेजर इन बायोलॉजिकल फ्लूइड। ओके, नेक्स्ट फिर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।